नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं। जैसा कि आप सभी को बताया कि सर के द्वारा रात में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि को नज़र में रखते हुए एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है विजय का रथ। और इस विजय का रथ नामक सीरीज के मैंने आप सभी के लिए प्रॉपर नोट्स तैयार किए हैं, जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं। तो बहुत ही कम समय में आपका ये रिवीजन होने वाला है। जैसा कि मैं आप सभी को पता है कि जितने भी पुराने साथी हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पर आपको रिवीजन कराया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी नए साथी हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है और सर के द्वारा जितनी भी सीरीज कराई जाएंगी उनकी बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन कराऊंगा। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको पूछा गया है आपसे कि वन स्थिति रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। ये 18वें नंबर की है और 2023 में इसको जारी करना था, लेकिन 2024 में इसको जारी किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। और कहाँ से जारी की जाती है? देहरादून से जारी की जाती है। अगर हम बात करें कि कुल क्षेत्र में कितने आपका है वन, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। और कुल प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 25.17% ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कुल वृद्धि की अगर बात करें तो कितनी है? तो लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और कुल मैग्रो वन कितने हैं आपके? तो 4,992 किलोमीटर में आपके कुल मैग्रो वन फैले हुए हैं। अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो आप लोग याद रखना डाटा चेंज हुआ है इस बार। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर उड़ीसा। वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। सेकंड स्थान है आपका अरुणाचल प्रदेश और थर्ड स्थान है महाराष्ट्र। वहीं पर आपसे पूछे कि प्रतिशत में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो राज्य में पूछे तो मिजोरम में, जबकि यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक आपकी प्रतिशत के रूप में वृद्धि हुई है। अब उसके बाद आपके सर के द्वारा कराई गई थी क्या, तो प्रमुख इकाइयाँ। तो इस प्रश्न में हम लोग देख लेंगे, इस स्लाइड में देखेंगे प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी हमारी। जैसे दाब का जो इकाई है वो कौन सा? पास्कल। दूरी का मात्रक जो कि सबसे बड़ी इसकी इकाई है वो है पारसेक। ओजोन सांद्रता ये किससे नापते हैं? तो डॉप्सन से। और ओजोन हम लोग किस में, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है आपकी? तो मध्य मंडल समताप मंडल में ये पाई जाती है। ठीक है। देखते हैं समताप मंडल कैसा है। देखिए साथियों, जो वायुमंडल की संरचना है वो आपके लिए याद रखने योग्य है। जैसे कि आपको पता है हमारा जो वायुमंडल है मुख्यतः 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी, आपको डायग्राम दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ये सबसे पहला जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। अगर हम क्रम से देखें इसको तो इसे क्षोमंडल कहते हैं, इसे समताप मंडल कहते हैं, इसे मध्यमंडल कहते हैं, इसे आयनमंडल कहते हैं और इसे वायुमंडल कहते हैं। ये इनकी दूरियां लिखी हुई हैं कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर या दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा है ये वाला हिस्सा समताप मंडल, यहीं पर हमारी ओजोन परत पाई जाती है और इसी की सांद्रता को नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर क्षोमंडल की बात करें तो बादल गरजना, बारिश होना, बिजली चमकना, जितने भी कार्य होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? क्षोमंडल में ही होते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे विद्युत धारा, तो ये इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। और वहीं पर आपसे पूछे कार्य का मात्रक क्या है? जूल। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। लंबाई का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड। ठीक है। तो जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बक्सर का युद्ध। तो आप सभी को पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, जो किसके मध्य? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल प्लस अवध और मुगलों के मध्य हुआ था। यानी कहने का मतलब है ये एक तरफ त्रि समुदाय था और एक तरफ अकेला था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व करा था हेक्टर मुनरो। इसमें बंगाल की तरफ से था सिराजुद्दौला, अवध की तरफ से थे शुजाउद्दौला और मुगल की तरफ से थे आपके शाह आलम द्वितीय। ठीक है। ये तीनों हार गए और कौन जीता? आपका हेक्टर मुनरो जीता था। वहीं पर आपसे पूछे 1765 में क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी जो क्लाइव ने कराई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय
जो आपका वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड लिलिथ को था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसी समय चला गया था आपका ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें प्रमुख नेताओं को जेल में डाला गया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो सर के द्वारा आपको कराई गई थी। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इनको मैंने एक जगह लिख लिया है और जो इंपॉर्टेंट थी उनको भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, सारी की सारी लिख ली हैं। जैसे इसरो, जैसे आपसे पूछे इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई और वर्तमान में अभी कौन है, तो वी नारायण जी हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे आरबीआई, इसके कौन है, संजय मल्होत्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त या कहें आपसे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, ज्ञानेश कुमार। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिनकांत पांडे, हाल ही बने थे ये, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच्चु। नेक्स्ट आपसे पूछे वहीं पर कैग सीएजी कौन है, संजय मूर्ति है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना है। और एनएचआरसी पूछे आपसे तो राम सुब्रमण्यम है। और ये नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको तो शायद मैं आपको बता दूं, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय रहाटकर जी हैं। कौन है, विजय रहाटकर जी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और सर के द्वारा आपको कुछ बुक्स कराई गई थी, जैसे कि आपको बताया सबसे पहले कराई थी आपको बुक कौन सी, इंडिया डिवाइडेड, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन है, आप सभी को पता है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और संविधान सभा में जो बैठक हुई थी उसके पहले स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनकी बहुत ही फेमस बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, जो कि आप सभी को पता है 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। वंदे जीवन, ये इसे हम क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहते हैं, सचिंद्र सन्याल जी के द्वारा इसको लिखा गया था। गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। एंड एरा ऑफ डार्कनेस, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, एक पेपर में मैंने इसको देखा था आज, तो मैंने आपके लिए इसमें इंक्लूड कर दिया। शशि थरूर के द्वारा इसको लिखा गया है। प्रमुख रोग और उनके कारक, यानी रोग किसके द्वारा होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे वायरस, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, चेचक है, रेबीज है आपका, जुखाम है, पोलियो है और खसरा है, डेंगू है, एबोला है, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। बैक्टीरिया से टेटेनस है, प्लेग है, हैजा है, टाइफाइड है, तपेदिक है, डिफ्थीरिया है, निमोनिया है और कुष्ठ रोग है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, मलेरिया आप लोग जानते होंगे, मलेरिया मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है और इसका जो वाहक है वो कौन है, प्लाज्मोडियम। खुरैन की दवा इसमें दी जाती है और अंग इसमें कौन सा प्रभावित होता है, तो वो होता है आपका आरबीसी। वहीं पर आपसे पूछे फफूंदी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो गंजापन है, एथलीट फूट है, दाद है, खाज है, खुजली है, ये सब किससे होती हैं, फफूंदी से होते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर निंद्रा रोग, तो ये निंद्रा रोग किससे होता है, आपका सीसी नामक एक मच्छी होती है, इसके काटने से होता है निंद्रा रोग। नेक्स्ट देखिए एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये किसके द्वारा होता है, एचआईवी, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स डे कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। अब देखिए हमारे कुछ प्रमुख दिवस हैं, इनको भी मैंने एक तरफ लिख लिया आपके लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को पीसी महालनोबिस जी के बर्थडे पर मनाया जाता है, आप सभी को पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी आपका 5 ईयर प्लान था जिसका मॉडल महालनोबिस जी के नाम पर रखा गया था या उनके नाम पर था। नेक्स्ट आपसे पूछे जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। और 2025 की इसकी थीम रखी गई है ग्लेशियर संरक्षण, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस तो पहली बार 2025 में मनाया गया है, 21 मार्च को मनाया गया ग्लेशियर दिवस, जिसे हम विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस के नाम से जानेंगे। विश्व जल दिवस ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। वहीं पर आपके कुछ सूत्र थे, ये देख लीजिए, F = ma, I = Q/T और R = V/I, ये भी आपके एकदम सही थे। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए पादपों का उभयचरी किसे कहते हैं, तो इसको जानने के लिए आप लोग पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एल्कर। इन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया था और इन्होंने पौधों को 2 भागों में बांटा था। एक था आपका अपुष्पोद्भिद और एक था पुष्पोद्भिद, ठीक है। अपुष्पोद्भिद जिसे हम क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं और एक था आपका पुष्पोद्भिद जिसे हम फोनेरोजेम्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अपुष्पोद्भिद होते हैं जो इसमें फूल नहीं होते हैं और बीज भी नहीं होते हैं, और जो आपका पुष्पोद्भिद होते हैं इसमें फूल होते हैं और बीज भी होते हैं। अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया है बेसिकली। एक है थैलोफाइटा,
एक है आपको ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। एक बार और बोलिए मेरे साथ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा होते हैं ये केवल जल में होते हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो थल और जल दोनों में हो जाते हैं, और टेरिडोफाइटा केवल ये कहाँ पर होते हैं, तो थल में होते हैं। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछे कि पुष्पोद्भिद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है, सॉरी बीज जो होता है वो फल के बाहर होता है, और एंजियोस्पर्म में बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है। अब जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये किस में है, जल और थल दोनों में है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को हम पादपों का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पादपों का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को पादपों का उभयचर कहते हैं। तो हमने जाना कि जो हमारे पुष्प हैं इनको बेसिकली दो भागों में बांटा गया, सॉरी पौधे हैं उनको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, और जो दो भागों में से पहला भाग है उसको 3 भागों में और दूसरा भाग जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अब इसका हम उदाहरण देख लें, थैलोफाइटा का उदाहरण क्या है, तो शैवाल, और शैवाल और कवक मिलते हैं तो बनता है लाइकेन, जो कि वायु का सूचक होता है, वायु प्रदूषण जो होता है आपका उसका सूचक होता है, वहाँ इसकी कमी पाई जाती है लाइकेन की, तो समझ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या है, वायु प्रदूषण है। अब हमारी कुछ प्रमुख समितियाँ थी, जैसे कि लकड़वाला समिति, ये गरीबी से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, सी रंगराजन समिति ये भी गरीबी से संबंधित है। पंचायती राज समिति कौन कौन सी थी आपकी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। शाही आयोग किससे संबंधित है, तो आरबीआई की स्थापना से संबंधित है, जिसे यंग हिल्टन आयोग भी कहते हैं हम लोग। एकवर्थ कमीशन, ये रेल बजट और आम बजट को अलग करने के लिए लाया गया था। विवेक देवराय समिति, ये रेल बजट और आम बजट को विलय करने के लिए लाया गया था। वहीं पर आपसे पूछे कि लकड़वाला समिति हो गई आपकी, नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, मल्होत्रा समिति ये बीमा सुधार से संबंधित है, शिवरमन समिति नाबार्ड बैंकिंग की स्थापना से संबंधित है, और संथानम समिति जो है वो सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना से संबंधित है। कि अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो एक क्वेश्चन में लिखा है संसद की पहली बैठक, संसद की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग देख लेना। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में है। पहले हम और फैक्टर उनको देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम देखते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लें। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय पशु कौन है, हमारा बाघ यानी टाइगर है। टाइगर डे कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइगरस लिनियास। अब इसको हम देख लेते हैं कि भारत में कुल अभी वर्तमान में 57 टाइगर रिजर्व हैं, और हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व नामित किया गया था, जिसका नाम था माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। 54वां टाइगर रिजर्व कौन है, दुर्गावती। 55वां कौन सा है, धौलपुर करौली। 56वां कौन सा है, गुरु घासीदास। और 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी, मध्य प्रदेश। देखिए टाइगर रिजर्व से संबंधित मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैंने उसमें आपके लिए प्रदान करने की कोशिश की है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट आपकी स्लाइड है, इसमें आपसे पूछा गया है क्या, तो नेपाल के बारे में पूछा गया है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री केपी ओली। अच्छा, इसमें विवाद भारत और नेपाल के साथ कुछ विवाद रहता है, जैसे काला पानी और लिपू लेक, ये दोनों विवादित क्षेत्र हैं आपके। ठीक है, और जो नेपाल की सीमा है भारत के साथ कितने किलोमीटर लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो 1451 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसमें 5 राज्य हमारे लगते हैं। कितने, 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। अच्छा, नेपाल में कुछ उत्सव मनाए जाते हैं आपके, जैसे इंद्र यात्रा उत्सव, तिहार उत्सव और जनई उत्सव। नेपाल का सबसे बड़ा उत्सव है, 15 दिन तक चलता है, इंद्र यात्रा उत्सव। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे जनगणना 2011, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे सर ने, जैसे इसके आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली, और इसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य थे, तो जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, और इसकी ट्रिक थी उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सबसे कम आपकी जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, बिहार में 1106, और यूटी में पूछे आपसे तो दिल्ली में है, लगभग 11,320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला हुआ जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या। और सबसे कम कहाँ पर है आपका, तो मात्र 17 व्यक्तियों का न्यूनतम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई थी, तो मेघालय में, और नेगेटिव वृद्धि कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी नागालैंड में। ठीक है।
इसके बाद आपके लिए बिहार स्पेशल था और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखाए थे, जैसे स्थापना इसकी कब या इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। नीतीश कुमार जी वर्तमान इसके सीएम हैं और 22 सीएम दो हैं, एक है सम्राट चौधरी, एक है विजय सिंह, यहाँ विजय सिंह कर लेना आप लोग। राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। ये मोहम्मद आरिफ खान पूर्व आपके केरल के भी राज्यपाल रह चुके हैं और वहीं से उठकर आए हैं, ये बिहार के राज्यपाल बने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इसका कौन सा, तो चंपारण जिला है और शिवहर जिला इसका सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, कुल कितने ज़िले हैं, आप लोग ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। द्विसदनीय आपका क्या है, विधानमंडल है बिहार में, तो विधानसभा सीटें यहाँ की 243, विधान परिषद सीटें यहाँ की 75 और राज्यसभा सीटें हैं 16 और लोकसभा सीटें हैं यहाँ की 40। राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय पशु आपका गौर या बायसन, ये बैल की तरह होता है एक, और पुष्प है यहाँ का कचमार जिसे हम गेंदा भी कह सकते हैं। वृक्ष है यहाँ का पीपल का पेड़ और फल है यहाँ का आम। ठीक है, तो ये वीडियो जो थी सर के द्वारा आपकी कराई गई थी और मैं आशा करता हूँ कि बिहार पुलिस में जितने भी मेरे साथी हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच रही होगी। अगर उन तक ये वीडियो पहुँच रही है तो आप लोग चैनल पर नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा लेना। मैं डेली आपको नोट्स कराने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको पता है 5 मिनट की डेली रिवीजन वाली करंट अफेयर की जो वीडियो आती है उसको भी आप लोग देखा करिए, लाइक करा करिए और जो भी शॉर्ट्स में डालता हूं उसको भी देखा करिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन से फैक्ट रहते हैं जो कहीं पर भी और किसी चैनल पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।